गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन के बारे में, और यह अध्याय है आज 10। दैट मीन्स हम लोग आज 6 क्लास एनसीईआरटी का 10वां अध्याय पढ़ेंगे और यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीटी प्लस मेन दोनों के लिए। अंत तक आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में और साथ ही साथ पीटी में इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न, और उस प्रश्न को हम इंडिकेट करते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न पीटी में पूछा गया है। और आप लोग कॉपी भी कर लेंगे या नोट्स भी बना लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अतः आप लोग लास्ट तक इस चैप्टर को पढ़ें, देखें वीडियो, जिससे कि आपको विभिन्न एग्जामों में फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम प्रत्येक बार देखते हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत पहला स्टेटमेंट जो रहता है उसको, तो आज का स्टेटमेंट है अध्याय 10 का, शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। यह महाभारत से लिया गया संदर्भ है और इसको संस्कृत में महाभारत में लिखा गया है, राजा नाम धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षिता। आगे अलग एक अन्य स्टेटमेंट है, ये है रिगोर बार्टा मेंचू तुम का, और यह है न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो जानेंगे वह है शासन का अर्थ क्या है हमारे, और दूसरा जानेंगे हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, और तीसरा लोकतंत्र का अर्थ क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। इन सब प्रश्नों की जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ विभिन्न एग्जामों में प्रश्न जो पूछा गया है उसके बारे में भी। सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देखते हैं, और इस परिचय के अंतर्गत कुछ कहानी और कुछ तथ्यों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया गया है सरकार शासन व्यवस्था के बारे में। अगर इसको समझेंगे तो आगे जो है आप समझ पाएंगे। तो यह है कि दीर्घ काल से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है, जो बहुत से लोग एक साथ रहते हैं। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भावना या सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होते होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ भी नियम होते होंगे, कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए। बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन आवश्यक करना पड़ता है। सड़क पर वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना पड़ता है, जबकि
नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्हें अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। यह टर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे। मुख्य परीक्षा में अगर इस लाइन को आप उकेरेंगे, लिखेंगे तो आपका आंसर राइटिंग दूसरों से भिन्न होगा। अगर कहीं संविधान या नियम की बात हो रही, संविधान की बात भी होगी तो यह लाइन आप लिख सकते हैं कि अगर संविधान का पालन नहीं किया जाएगा तो समाज में व्यवस्था, अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। यह आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, नियम को किसने बनाया और क्यों बनाया, उन्हें किस प्रकार से बनाया गया। ये कुछ प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट आप लोग कॉपी कर लेंगे एरो देकर। चैप्टर का नाम लिखिए और नीचे एरो दीजिए और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए कि शासन क्या है। तो निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं सरकार के बारे में। सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग 3 तथ्य को जाने। कौन कौन सा? शासन क्या है, सरकार क्या करती है या सरकार किसको कहते हैं, और कानून किसको कहा जाता है, कानून क्या है। तो कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कॉपी कर लीजिए, इसको नोट्स बना लें। अब आगे देखते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम कानून एक बार बन गए वो सदा के लिए बन गए। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अथवा विद्यार्थी संघ, स्कूल या विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकते हैं, उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं नियम और कानून कैसे काम करता है, और नियम अगर नहीं मानेंगे तो क्या व्यवस्थाएं फैलेगी। आप देख रहे हैं ट्रैफिक का रूल। यहाँ पर ट्रैफिक रूल सही से पालन किया जा रहा है। गाड़ी की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लोग भी जा आ रहे हैं। लेकिन वहीं नीचे के दृश्य में, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नियम नहीं लागू किया गया है, और नियम लागू नहीं किया गया, जिस तरह से यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई है। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी की तरफ चले जा रही है, कहीं से साइकिल, कहीं से आदमी। तो यह नियम होना जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग। वही पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कहीं पे नियम से फॉलो कर रहा है तो हर चीजें सही से चल रही है। वो कार्य हो, ट्रैफिक रूल हो, डॉक्टर्स की सेवाएं हो, सैनिकों का जो है व्यवस्था हो, तो ये सारे नियम से चल रहे हैं। आगे हम लोग जो है देखेंगे
अब सरकार के अंग, जैसा कि ऊपर पढ़े हम लोगों ने देखा कि सरकार जो है, सरकार किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सरकार के अंग कितने हैं और सरकार क्या होती है, ऊपर जान चुके। सरकार के 3 अंग हैं। विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तित कर रही है। इसको हम सरकार के 3 अंगों को एक तथ्य के माध्यम से या एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग यह समझेंगे कि 3 अंग क्या क्या है और तीनों अंग का कार्य क्या क्या है और क्या इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि पूछा गया है। तो पहले इसको जान लेते हैं कि भारत में 30 वर्ष पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे, वे डाकघर की पंक्तियों में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे, अथवा यदि उन्हें किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करना होता तो वे पहले बैंक की पंक्ति में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते और फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे। आपने शायद इन शब्दों को कभी न भी सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध है। डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसे अपराधी अब आपराधिक गतिविधियां, जिसे साइबर क्राइम भी कहा जाता है, गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों जिन्होंने अपनी तकनीक दक्षता का उपयोग समाज की भलाई के बजाय भोली भाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने के लिए किया, को गिरफ्तार किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। समांतर उन्हें आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा दी गई है। अब इस उदाहरण से हम देखते हैं कि किस प्रकार 3 अंग या सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएं एक साथ कार्य करते हैं। यह जो ऊपर उदाहरण हम लोग देखे, तो यह 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका के बारे में जानते हैं। वह अंग जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानूनों को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली को हम आगे भी देखेंगे या अवलोकन करेंगे। तो यहाँ आप यह समझ गए होंगे, उदाहरण ऊपर जो दिया गया है, पहले हम लोग डाक की का प्रयोग करते थे और बैंकिंग व्यवस्था का प्रयोग करते थे ड्राफ्ट के रूप में, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन जो है करते हैं। तो जैसे डाक प्रथा की व्यवस्था समाप्त हुई, तो अब हम लोग जो है क्या हुआ कि कानून में भी चेंजिंग हुआ, और यह कानून में चेंजिंग कौन ला रहा है? तो विधायिका ला रही है। दैट मीन्स वह अंग जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानून में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त करती है, यह विधायिका का कार्य है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वहीं कार्यपालिका की बात करें तो वह अंग जो कानून को लागू करती है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण या एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। तो आप यह समझ गए होंगे कि ऊपर जैसा कि हमने देखा, जो कानून बनाई और उस कानून को लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका का करवाएगा कानून को लागू। और ये आप लोग ध्यान में हमेशा रखें कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितने भी अधिकारी हैं, ये सारे आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, क्योंकि यह कानून को लागू
हैं। आगे देखते हैं हम लोग अब न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और यदि तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, या फिर यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। कभी कभी यह इस बात की भी जांच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं। यह कार्य है न्यायपालिका का। तो ये आप नोट्स कर लेंगे इसको भी कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो न्यायपालिका का आम तौर पे न्याय देना है, जो विधायिका ने कानून बनाई है, और न्यायपालिका विधायिका कानून बनाई है, कार्यपालिका उस कानून के तहत उसको पकड़ती है और न्यायपालिका कानून के तहत दंड देती है। लेकिन न्यायपालिका का एक अन्य कार्य ये भी है कि जो कानून बनाया गया है उसको भली भांति परखा जाए कि वो जनता के लिए सही है या नहीं। यही कारण है कि भारतीय संविधान में आप देखे होंगे न्यायिक पुनरावलोकन एक टर्म आया है। जो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है उसको न्यायालय जो है जांच सकती है, परख सकती है। इसी के लिए न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप अभी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जान गए होंगे कि इसका क्या क्या कार्य है और यह किस प्रकार कार्य करता है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। जस्ट अ मिनट। और आगे जब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि ऊपर दिए गए साइबर अपराधों के मामले में सरकार ने 3 अंग किस प्रकार कार्य करते हैं इसका वर्णन कीजिए। दैट मीन्स हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि आप इस चीज को समझें कि जो उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है वह किस प्रकार कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि ये तीनों अंग किस प्रकार कैसे पृथक है। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। तो शक्ति का पृथक्करण क्या कहलाता है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का अलग अलग अपना प्रभाव शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। इसका उद्देश्य पूरे प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलित रखना है, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्य की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है। यह तीनों का एक शासन का एक विधि है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि शासन या सरकार के अंतर्गत विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका आता है और तीनों एक दूसरे पर निर्भर है और यही कारण है कि हमारी शासन सत्ता सही रूप से चल रही है। आगे देखते हैं हम लोग सरकार के 3 स्तर में। अब जो है हम लोगों ने ऊपर जो देखा, अब सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं उसको भी जान लेते हैं। तो कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। किंतु भारत सहित अन्य बहुत सारे देश हैं जहां पर कि 3 स्तरों पर कार्य करती है सरकार, स्थानीय स्तर,
राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है, या तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि जांचेंगे। यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे, और यदि यह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 स्तर हैं। भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र या संघ सरकारें हैं। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यदि वह ज़्यादा भीषण है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। भीषण नहीं है तो स्थानीय पदाधिकारी संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकारें आगे आती है और इसकी जिम्मेदारी उठाती है। वे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ भयंकर रूप लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेनाएं इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के 3 स्तरों के काम देख सकते हैं कि सरकार किस प्रकार 3 स्तरों पर काम करती है। सामने के पृष्ठ में दी गई तालिका में सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्य की रूपरेखा दी गई है। इसके बारे में विस्तार से कक्षा 7 में जो है पढ़ा जाएगा। तो ये हम लोग डायग्राम देख लेते हैं क्या है, और इससे संबंधित पीटी में या कहें जीके जीएस ऑब्जेक्टिव वाले में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो अखिल भारतीय स्तर पर देखें, न्यायपालिका के संदर्भ में तो अखिल भारतीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। वहीं पर विधायिका की बात करें तो विधायिका के अंतर्गत राष्ट्र स्तर पर 2 सदन है, और यह सदन, पहले सदन जान लेते हैं उसके बाद जानते हैं कौन कौन सा सदन है कि सदन क्या होता है। तो ऐसी सभा जहां कानून पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है उसको सदन कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा टर्म। अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन सा सदन है। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 राष्ट्र स्तर पर कानून निर्माण करने वाले सदन है या कानून निर्माण करते हैं। वही राज्य स्तर पर देखें तो राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा होता है। और यह भी आप लोग जान लें कि भारत में विधान परिषद का भी वर्णन है। तो बहुत सारे अधिकांश राज्यों में विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो यहाँ भी कुछ राज्यों में 2 सदन है, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है संघ सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिकाएं, और भारत के राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है केंद्र में केंद्रीय कार्यपालिका का, और तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। यह आप लोग नोट कर लेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। संभावना है कि आपको बिहार पुलिस, बिहार एसआई या एसएससी 10+2 लेवल में पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखेंगे। वहीं पर अब राज्य की बात करें तो राज्य में औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल, जबकि कार्यपालिका का मुख्य प्रावधान प्रमुख
प्रमुख ये होता है मुख्यमंत्री। दैट मीन्स कार्यपालिका का जो है वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि संघ और राज्य के बीच विभिन्न व्यवस्थाओं को विभाजित कर दिया गया है। जैसे केंद्र के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले, परमाणु, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन, यह समूह आता है या कहें यह सूची आता है जिस पर केंद्र, इनके अलावा भी बहुत सारी सूचियां हैं लेकिन मुख्य है यह पूछा भी गया है। जैसे कि शिक्षा से संबंधित पूछा गया तो शिक्षा याद रखेंगे ये समवर्ती सूची में आता है, राज्य में भी और केंद्र में भी आता है। अंतर्राज्यीय वाणिज्य भी पूछा जा चुका है तो अंतर्राज्यीय वाणिज्य यह आता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधीन। और वहीं पर बात करें राज्य की तो राज्य के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था आता है तो कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य की होती है। राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना ये भी राज्य की जिम्मेवारी होती है। जन स्वास्थ्य यह भी राज्य की जिम्मेवारी है। कृषि राज्य की जिम्मेवारी, इसको तो विभिन्न बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कृषि किसके अंतर्गत आती है, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन या फिर केंद्र सरकार। तो कृषि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, सिंचाई राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, स्थानीय सरकार यह भी विभिन्न बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। स्थानीय सरकार यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार दैट मीन्स नगर पालिका, नगर निगम और पंचायती राज। तो ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, ये पीटी में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, हालांकि इसको जल्दी से हम लोग देख लेंगे और जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसको हम आपको कॉपी करने बता दें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक सामान्य परिवार में 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। आगे देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। यह आप लोग कॉपी कर लेंगे। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे अनेक गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और साथ ही ये भी बता दें आकाश की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो लोग सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर है। यह स्टेटमेंट है एपीजे अब्दुल कलाम का। स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने नहीं दे। यह स्टेटमेंट पूछा भी जा चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। अगला है अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। यह भी स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो इन स्टेटमेंट को भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे हम लोग अब देखते हैं सरकार के बाद लोकतंत्र के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जन प्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस
अर्थात लोग और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन या गणतंत्र, दैट मीन्स लोगों का शासन। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन करते हैं? आपको यहाँ पर आगे प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि ये शब्द डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से यह पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। यह पूरा का पूरा लाइन आप लोग नोट डाउन कर लें कि डेमोक्रेसी जो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है, और यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है, जैसा कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र भ्रमण की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं होगा। बहुत से विद्यालयों में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा में एक मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्राचार्य के पास या प्रधानाचार्य के पास भेजा जाता है। यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्र स्तर पर लागू होता है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्रायः राज्य के स्तर पर विधायक तथा राष्ट्र के स्तर पर संसद कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा और लोकसभा में कानून पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? जनप्रतिनिधि के माध्यम से चुनते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन कर लें। और साथ ही यह भी नोट डाउन कर लें कि भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें एरो कर दे के। आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के 2 संभावित स्थान है, क और ख। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए लाभ हानि जैसी उनकी दूरी, पहुंचने में लगे समय, खर्च, मूल बहुत आवश्यकता की उपलब्धता आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान की समस्या का समाधान निकाला जाए। दैट मीन्स मतदान कर क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और उसके बाद ख स्थान पर जाने वाले चाहते हैं वे अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ना हाथ उठाएं उस विकल्प या स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुना जाता है। यह प्रक्रिया मतदान वोटिंग कहलाती है और यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। दैट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट को बोला गया और जो है शिक्षक इसको चुनाव किया और यह प्रत्यक्ष मतदान होता है। लेकिन वहीं पर जब हम अपना मतपेटी में करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आगे देखते हैं, इसी में आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाता है।
जैसा कि चित्र में 10.4 में दिखाया गया। इस प्रकार तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर आधारित बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, आगे के क्लास में जानेंगे। तो यहीं तक जो है था आज का वीडियो। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।